हेलो 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 बच्चों। तो आज एक थोड़ा लाइव में तुम्हें दिक्कत हो रही थी, है ना। ज्वाइन तो हुए थे कुछ लोग, बट लाइव में दिक्कत सर ये हो रही थी कि टेक्निकली कुछ इशू था जिसकी वजह से तुम लोग को टेढ़ा दिख रहा था। तो बोल रहे सर टेढ़ा दिख रहा है, कुछ ने बोला तो सर ठीक है ऐसे ही पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन ठीक है, ऐसे ही पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं प्रॉपर तरीके से ये तुम्हारे लिए अब जो है डाल दे रहा हूँ यूट्यूब पे, बढ़िया से आप लोग देख सकते हो। हाँ, वही सेम चीज़ है, क्लास 10 चलेगा। क्लास 10 का वन शॉट में मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नंबर सिस्टम। समझ में आई क्या बात? समझ में आई बात? मैं नंबर सिस्टम क्लास 10 का तुम्हारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ सर। ठीक है, समझ में तो आ गया। आप नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो सर ये बताइए इसको हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे कि जो है एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? मैं तुमको आज एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तुम क्लास 10 में हो, तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोर्ड एग्ज़ाम। क्या होना चाहिए? बोर्ड एग्ज़ाम। और जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2025 ये तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सर ठीक है, बट मेरे लिए है ये, मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ या फिर मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ। सर मैं नहीं, मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ या आईएससी बोर्ड से हूँ, किसी से भी हो। अगर आपके बुक में नंबर सिस्टम नाम का चैप्टर है, ठीक है, नंबर सिस्टम नाम का चैप्टर है, या फिर कई जगह रियल नंबर लिखा है, जैसे मैंने रियल नंबर डाला है, एक्चुअल में एनसीईआरटी में रियल नंबर नाम से है, ठीक, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए है। क्लियर बात? क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर है। किसी भी बोर्ड में हो, बिल्कुल सर, आप सीबीएसई में हो, आप यूपी बोर्ड में हो, आप आईसीएसई बोर्ड में हो, आप जो है किसी रीजनल और किसी स्टेट बोर्ड में हो, ठीक है ना, आपके लिए ये चैप्टर है। और आप प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो कि एक्चुअल में नंबर कैसे गेम करता है, नंबर सिस्टम जो बेसिक है क्लास 10 के लिए खासकर, वो कैसे हम लोग क्वेश्चन टैकल करेंगे। तुम्हारे एक्चुअल में दो ही एक्सरसाइज हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एक्चुअल में कुछ नहीं, बस बेसिक चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कुछ एलसीएम एचसीएफ टाइप का तो तुम लोगों में दिया हुआ है, जो कि सर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 8 से ही, बिल्कुल वही पढ़ोगे। थोड़ा सा उसमें एक दो गेम किया हुआ है। फिर सर सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें क्या है? उसमें भी कुछ नहीं है सर। उसमें बस एक चीज़ है कि जो इर्रेशनल नंबर्स हैं ना, इरेशनल नंबर्स, क्योंकि जो रियल नंबर्स हैं उसके दो पार्ट होते हैं एक्चुअल में। पहला पार्ट इमेजनरी और रियल नंबर में बात कर रहा हूँ। नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, इमेजनरी और रियल, और रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल। समझ में आई क्या बात? तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रियल नंबर। रियल में क्या क्या पढ़ेंगे? रेशनल और इरेशनल। मेनली रेशनल तुम लोग क्लास 9th में पढ़े हो। मेनली जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते थे वो क्लास 9 में पढ़े हो। अब हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे? रेशनल का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। उसके बाद मेन जो है तुम्हारा वो सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग इस वाले सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग इर्रेशनल नंबर्स की बात करेंगे और एक्चुअल में इर्रेशनल नंबर्स की प्रूविंग करेंगे। क्या करेंगे? प्रूविंग करेंगे सर, प्रूविंग करेंगे। ठीक है, प्रूविंग कर दीजिएगा सर। अच्छा, फिर बात आती है जब प्रूविंग कर लेंगे, क्या इतना ही है सर? बिल्कुल इतना ही है। मैं तुमको वन सिटिंग में इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, और मैं नहीं कंप्लीट करूँगा, ये तुमको कंप्लीट करके दिखा दूंगा। मतलब तुम कंप्लीट करके मुझे दिखा दोगे कि सर देखिए आपके पढ़ाने के बाद मैंने एक बार बैठा और फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया। फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन, जो कि आई थिंक 11 या 12 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है आई थिंक, है ना, 11 क्वेश्चन है। उसमें सब पार्ट्स भी हो सकते हैं कुछ। मैक्स टू मैक्स अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐड ऑन किया जाए तो 15 से 17 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पूरे चैप्टर में। वो 15 से 17 क्वेश्चन सिर्फ मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं क्वेश्चन लगाना नहीं सिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन की जड़ पे जाऊंगा कि ये क्वेश्चन बना कैसे, और ये बनता तो तुम कैसे बना सकते थे। मैं वहाँ तक तुमको ले जाने का प्रयास करूंगा। समझ आई बात? तो एकदम डीपली वन शॉट में, वन गो में तुमको आज पूरा कंटेंट देने वाला हूँ। तुम लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाला है। पूरी यूट्यूब पे मैं तुमको बता दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे इस तरीके से, इतने डीप में और इस हल्के, इतनी आसान तरीके से मैं तुमको बड़ा आसान बना के दिखाऊंगा इस चैप्टर को। इतने आसान तरीके से ये चैप्टर कोई भी कंप्लीट करवाने वाला नहीं है, वन शॉट में सर, वन शॉट में बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे में। हाँ सर बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे में तुमको मैं दिखाऊंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक बात? और तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारा जो है
जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो बोर्ड एग्जाम पे होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें अभी मैथ नहीं सीखने हैं हम लोग, अभी हम लोग ज़्यादा मैथ नहीं सीखेंगे, मैथ तो ऑब्वियसली सीखेंगे ही, बट वो मैथ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में वो सीखेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कैसे लाना है, मैक्सिमम स्कोर कैसे लाना है वो सीखेंगे, मैक्सिमम स्कोर कैसे लाना है वो सीखेंगे। हमारा 100 नंबर का है, मान लो कुछ तो इंटरनल होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं उसमें 100% जितने नंबर का मेरा बोर्ड हो रहा है, जितने नंबर उसमें 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि मुझे क्वेश्चन पेपर मैं खोलूँ, जब 15 मिनट इनिशियल में मिलता है स्टार्टिंग में, तो उस 15 मिनट में मुझे 100% क्वेश्चन आने चाहिए। मैं क्वेश्चन रीड करूँ, हाँ सर ये क्वेश्चन तो आपने बताया था और मुझे आता भी है, मुझे आता भी है, ये चीज़ होना चाहिए। इस पर मेरा फोकस है। और हर संडे को मैं कोशिश करके तुम लोगों के लिए हर चैप्टर धीरे धीरे एक एक चैप्टर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया था, तुम लोगों ने देखा था, उसको देख लो जाके, अगर नहीं देखे थे तो एकदम बेसिक से पढ़ाया हुआ है, एकदम बेसिक से, और सारे के सारे बढ़िया हर टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आप लोग वहाँ से सीख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री बनती कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री बनती कैसे। आज मैं यहाँ पे तुमको सिखाऊंगा कि रियल नंबर्स के सारे क्वेश्चन कैसे बना सकते हो, बड़ी आसान तरीके से सिखा दूंगा। स्टार्ट करें क्या, बोलो यस और नो, स्टार्ट करें बोलो। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये कहा पहले, सबसे पहली बात कि सर रियल नंबर जो होता है ना, रियल नंबर जो होता है, चलो रियल नंबर जो होता है वो कितने टाइप का होता है। सबसे पहली बात यही शुरू होगी, कितने टाइप का होता है। मैंने कहा रियल नंबर जो मेन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक रेशनल और दूसरा इर्रेशनल। समझ में आई क्या बात, पहला रेशनल दूसरा इर्रेशनल, ठीक। तो सर ये होते कौन है, मैंने कहा 9th में तुमको बताया गया था, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सके, इस फॉर्म में लिखा जा सके, और ये कंडीशन है कि नीचे वाला नंबर 0 ना हो। 2 नंबर्स फ्रैक्शन में लगते हैं ना, ये फ्रैक्शन है, इसमें 2 नंबर्स लगते हैं, एक्चुअली 2 इंटीजर्स बोलो, 2 इंटीजर्स लगेंगे, 2 इंटीजर्स में से नीचे वाला 0 ना हो, ऊपर वाला 0 हो भी सकता है, नीचे वाला 0 ना हो, और ये दोनों नंबर्स क्या हों, P एंड Q क्या हों, इंटीजर्स हों, क्या हों, इंटीजर्स हों। ठीक है सर, ये बात तो क्लास 9 में सीखा था, मैंने कहा बिल्कुल। सर फिर इरेशनल कौन है, मैंने कहा ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो नंबर रेशनल, नहीं फुलफिल होती है तो वो नंबर इरेशनल। समझ में आई क्या बात, अगर फुलफिल नहीं होती है तो वो नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। समझ में आया क्या, अगर फुलफिल होती है तो रेशनल, फुलफिल ये कंडीशन नहीं होती है तो इरेशनल। आगे बढ़ें क्या, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, ठीक है सर आप आगे बढ़ जाइए। हमने कहा ये बताओ जो तुम्हारे बुक में मैं आऊँगा तो तुम्हारे बुक में ये लिखा हुआ है कि एनी नंबर इफ इट कैन बी रिटन या एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना, कुछ की बुक में रिटन होगा, कुछ बुक में एक्सप्रेस्ड होगा। एनी नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where यह कंडीशन क्या है, Q should not equal to 0, where P and Q are integers। क्या है, इंटीजर्स हैं। समझ में आई क्या बात, मैंने क्या लिखा कि अगर एनी नंबर, अच्छा ये होते कौन है, ये है कौन, फिर क्या है, बड़े बड़े शब्दों में देखो क्या है, रेशनल नंबर है सर। अच्छा ठीक है सर, अब यही नंबर अगर इरेशनल के लिए, अगर ऐसे ही डिफरेंशियल लिखना हो तब क्या, इसको नोट डाउन कर लो। अगर इरेशनल के लिए नंबर लिखना हो, इफ एनी नंबर कैन नॉट बी written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, where P and Q are integers। ये कंडीशन फुलफिल ही ना हो, क्या बोला, इफ एनी नंबर कैन नॉट बी रिटेन
इस फॉर्म में लिखा ही ना जा सके तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से लाउडली, क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। और क्लास 9 में सिखाया गया था इर्रेशनल नंबर कौन होते हैं, कौन होते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन आइडेंटिटी अगर ढूंढना हो तो वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग क्लास 9 में बताया गया था, नहीं बताया गया तो मैं बता दे रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, ठीक। ऐसे नंबर सर इर्रेशनल नंबर हैं, ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर हैं। इसको लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। सर ये इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मैंने कहा तुमने ऐसा लिख, अगर तुमको ऐसा कोई दे दे, लेट्स से यहाँ पे दे देते हैं 3.2658 है ना, ऐसे कुछ, सर 10 नहीं, एक एक डिजिट बोलिए, हमने कहा अच्छा ठीक है, 1656789 ऐसे कुछ भी आता जा रहा है, मतलब कहीं पे कोई देखो रिपीट नहीं कर रहा है, कोई टर्मिनेट नहीं कर रहा है ग्रुप में, देखो ना, कोई रिपीट कर रहा है क्या एक डिजिट, नहीं, कोई डिजिट ऐसे ग्रुप में टर्मिनेट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे नंबर क्या हो गए, ये एक तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो गया कि ये इर्रेशनल का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है सर। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई क्या बात। अच्छा, अब थोड़ा सा तुम्हारे बुक पे आते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा रेशनल और इर्रेशनल का इंट्रोडक्शन दे दिया। तुम्हारे बुक पे आए क्या, बोलो, तुम्हारे बुक पे आए क्या। तुम्हारे बुक में जैसे बात की गई है, तुम्हारे बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है, कंपोजिट नंबर के ऊपर, कंपोजिट नंबर के लिए एक थ्योरम लिखा। इसको नोट डाउन कर लिया क्या, बोलो जल्दी से, इसलिए मैं स्क्रीन शॉट किया हूँ, तुमको दिखना चाहिए पूरा, दिख रहा है क्या, और जल्दी से इसको नोट डाउन करो। मेन बात आती है तुम्हारे बुक में कंपोजिट नंबर के ऊपर। अच्छा, मेन सर कंपोजिट नंबर ये क्या, मैंने कहा नहीं, एक्चुअल में नहीं है तुम्हारे बुक के लिए, तुम्हारे सिलेबस के लिए कंपोजिट नंबर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है। कंपोजिट नंबर के ऊपर तुम्हारे बुक में एक थ्योरम लिखी हुई है, वो थ्योरम देखोगे क्या, देखो जल्दी बुक देखो, थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, लिखा ये हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम numbers obviously, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। क्या लिखा हुआ है, every composite number, लिखो जल्दी से मेरे साथ, every composite number can be expressed as primes, as a product of primes, मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे हर कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये बात हो गई। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन जो होगा, एंड यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ चलो, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अच्छा सर ये बात भी समझ में आ गई कि ये यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। बिल्कुल, पहली बात कि सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो किस में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल सर। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा, चूंकि प्राइम नंबर्स कब निकलेंगे, जब फैक्टराइज करने पे, तो ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। कहाँ से, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which the prime factor occur। ये पहले तो लिख लो, उसके बाद थोड़ा सा फिर से इसको मैं बढ़ाता हूँ, आगे बताता हूँ तुम लोग को इसकी जड़ की बात। ये लिख लिए। अच्छा, ऑकर में ई नहीं लगता सर, हाँ ई नहीं लगता, ठीक है। क्या हुआ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। समझ आया क्या।
एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। क्या बात कर रहा है सर? बात ये कर रहा है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं एक्चुअल में होते कौन से, तुम बताओ एक्चुअल में होते कौन है? प्राइम नंबर जो है वो सेल्फ से और 1 से डिविजिबल होते हैं सिर्फ, है ना, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं होते। उसके अलावा जितने नंबर्स हैं, उसके अलावा जितने भी तुम्हारे इंटीजर्स कह सकते हो वो हैं, वो कौन से होंगे सर? जो चूंकि प्राइम नंबर कौन थे? जो 1 और सेल्फ से डिविजिबल हो, है ना। अगर मैं 7 लिख देता था तो ये सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है, राइट। लेकिन ऐसा नंबर लिख दूं जिसके पास लेट्स से 12, तो इसके पास ये तो 1 से डिविजिबल है ही, है ना, 12 से डिविजिबल है ही, साथ ही साथ 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, सर 6 से भी डिविजिबल है, ये है क्या? तो मतलब सर 1 और सेल्फ के अलावा भी बाकी कुछ नंबर से ये डिविजिबल है। मैंने कहा यस, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। मतलब जैसे सर ये जो 12 था, ये कंपोजिट नंबर था, मैंने कहा बिल्कुल। अब इस 12 को अगर लिखना चाहें हम लोग, यहाँ पे अच्छा इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं। इस 12 को अगर हम लोग लिखना चाहें किसमें? फैक्टर ऑफ प्राइम के टर्म में, फैक्टर ऑफ प्राइम के टर्म में, तो क्या लिखेंगे? 2 × 3 इंटू कितना होगा? 3, सॉरी 2 × 2 लिख दें क्या? ये अब देखो यहाँ पे 2 भी और 3 ये सब क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और ये है क्या एक्चुअल में? 12 का फैक्टर है क्या? 12 का फैक्टर है क्या? तो यही चीज़ तो बोला, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई भी कंपोजिट नंबर लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। और ये फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होगा। यूनिक मतलब कि सर ये जो होगा ना, इसमें कोई भी नंबर इस फैक्टराइजेशन में सारे के सारे प्राइम होंगे, इसलिए यूनिक बोला गया है। समझ में आया क्या? हर नंबर्स के लिए अलग अलग फैक्टराइजेशन आते हैं, हर नंबर का अपना यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पे यूनिक बोला गया है। समझ में आया? जैसे 16 लिखूंगा मैं 16, तो इसके लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा? 2 × 2 × 2 इतना। देखो अब इसका फैक्टराइजेशन ये है, इसका फैक्टराइजेशन ये था। देखो यूनिक है कि नहीं है? इसमें कुछ अलग आएगा, मतलब कुछ ना कुछ यूनिकनेस तुमको मिलने वाली है हर नंबर के फैक्टर में। हर नंबर के फैक्टर्स में कुछ ना कुछ तुम्हें यूनिकनेस मिलेगी। हर नंबर का अपना अलग फैक्टर होता है, हर कंपोजिट नंबर का अलग फैक्टर होता है। ये बात हो गई कि यूनिक हो गया। ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला? अब कैसे यूनिक होंगे? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, मतलब इस ऑर्डर में यूनिकनेस होगी, इस ऑर्डर में यूनिकनेस होगी। देखो ना, इनका ऑर्डर क्या है? 2 2 2 2, इनका ऑर्डर क्या है? 2 2 3, है ना। और कोई नंबर लें, लेट्स से 20 ले लेते हैं, इसका कैसे होगा? 2 × 2 × 5। इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर देखो, सबका ऑर्डर यूनिक है कि नहीं है? यही तो मैं बात कर रहा हूँ। देखो सबका ऑर्डर यूनिक है कि नहीं है ना। सारे के सारे कंपोजिट नंबर फैक्टर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। देखो ना 2 2 2 2 2 5 सब के सब प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे तीनों, है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? यहाँ पे 2 2 2 2 ये सारे 2 जितने सब प्राइम नंबर हैं। यहाँ पे 2 2 3 सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। और सारे के सारे प्राइम नंबर्स जितने भी फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो तो जितने भी फैक्टर्स लिखे हुए हैं सारे के सारे ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि हर नंबर का जो फैक्टर होता है ना वो यूनिक होता है। हर नंबर का जो फैक्टर होता है ना वो यूनिक होता है। हर नंबर का जो फैक्टर होता है वो यूनिक होता है। सर अरे यार ये क्या हो रहा है? हर नंबर का जो फैक्टर होता है वो यूनिक होता है। समझ में आई क्या बात? मैंने कहा इसका पॉजिटिव नंबर में क्या होंगे? सब के सब फैक्टर होंगे। कैसे फैक्टर होंगे? प्राइम फैक्टर होंगे। और सारे के सारे प्राइम नंबर जितने भी फैक्टर होंगे सब के सब अलग अलग ऑर्डर में आएंगे, इसलिए यूनिक बोल दिया यहाँ पे। ठीक बात? इसको नोट डाउन करो जल्दी से, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे, तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर मैं दूं, पहला ही क्वेश्चन दूं तो लिखा ये गया है, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझना। इसको पहले नोट डाउन करो तो बताऊँ। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन तुम्हारे में आता है, इसको हटा दें, नोट डाउन कर लिए।
मैंने कहा एक क्वेश्चन है कि अगर 4 की पावर n लिखा हो, ठीक है ना, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं दे रहा हूँ, 4 की पावर n लिखा हुआ है, इसको चेक करना है, क्या बोला, चेक वेदर दिस नंबर ends with digit 0 or not, digit 0, check whether this number ends with digit 0 or not। ठीक, मैंने कहा सर ये लिखा है ना, ये लिखा है, और जितना अगर डिजिट 0 के साथ एंड होना है, डिजिट 0 के साथ कब एंड होगा, जब वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, कोई सा भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तभी तो डिजिट 0 एंड में आएगा, है ना। ऐसा होगा क्या, मान लो मैं 5 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिजिट 0 आया कि नहीं आया एंड में, देखो मैं लेट से 27 में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी लास्ट में डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि अगर 10 से डिविजिबल हो, 10 से मल्टीप्लाई में करूँगा तभी जो है डिजिट 0 हो सकती है। इसका मतलब सर इसमें कहीं ना कहीं 10 रहा होगा, इसमें मतलब ये नंबर जो आंसर आया है ये इसमें आपस में मल्टीप्लाई 10 से रहा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा, तब इसको इन्होंने 4 की पावर n लिखा। मैंने कहा बिल्कुल सर ऐसा रहा होगा। ठीक है, फिर इसको मैंने कहा कि अगर 10 रहा होगा, 10 का मतलब क्या हुआ, 10 कब आता है, वो नंबर 2 और 5 से फैक्टर हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अगर किसी नंबर 10 से मल्टीप्लाई, तुम बताओ अगर तुम्हारे पास लेट से 38 है, इसमें तुम 10 से मल्टीप्लाई किए हो, है ना, तभी तो 10 380 होगा, लास्ट में डिजिट 0 आएगा। 10 से मल्टीप्लाई किए हो तो ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा क्या, सच बताना होगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी 10 से मल्टीप्लाइड है और 10 जहां आ गया वहाँ पे वो तो 2 से, चूँकि 10 ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल होता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 2 और 5 से डिविजिबल होगा क्या। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, इसको भी हटा के फिर से लिखते हैं, ये जो नंबर है ना, ये अगर मल्टीप्लाइड विथ 10 है, इफ लिख देता हूँ, इफ इट इज ऑलरेडी मल्टीप्लाइड विथ 10, multiplied with 10, then only it can be ended with digit 0। ये बात मैं सही बोल रहा हूँ क्या, सच बताना। डिजिट 0 के साथ नंबर कब एंड होगा, जब वो 10 से मल्टीप्लाइड रहा होगा। दैट इटसेल्फ that means 4 की पावर n will be divisible by, या factor will be the factor of 2 and 5। मैं सही बता रहा हूँ क्या, 2 and 5 का फैक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो जल्दी से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि ये अगर 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि 10 से डिविजिबल है, कैसे कह सकता हूँ, और 10 से डिविजिबल नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि एंड में 0 आएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है क्या बात। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर कोई नंबर इफ दिस नंबर already multiplied with 10, then only it can be ended with digit 0। That means 4 की पावर जो n लिखा हुआ है, 4 is to power n, ये नंबर will be the factor of 2 and 5। तो मैं इस नंबर को 4 की पावर जो ये है, इसको मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखो ये किसका फैक्टर बना, सिर्फ 2 का, 5 तो है ही नहीं सर, 5 तो है नहीं। अगर सर इसका मतलब लास्ट में 0 आना है तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 2 और 5 तो जरूर से जरूर आना चाहिए, बट 2 है बट 5 नहीं है, 2 है बट 5 नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, दिस इज नॉट द फैक्टर of 5, so
द 4 की पावर n इज, विल लिख लेता हूँ, विल नॉट बी एंडेड विथ 0, विल नॉट बी एंडेड विथ 0। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या सर? इसका मतलब सर आपने ये शर्त रख दिया कि अगर 0 से एंड होना है तो यहाँ पे 2 और 5 कम से कम दोनों तो आना ही चाहिए, बाकी कुछ आना है उससे मुझसे नहीं, 2 और 5 जरूर आना चाहिए। बिल्कुल 2 और 5 यहाँ पे दोनों आया, 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि ये 0 से एंड नहीं होगा। 0 से एंड होने का मतलब 0 से एंड होने का मतलब 10 से मल्टीप्लाइड, 10 से मल्टीप्लाइड होने का मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबल, और 2 और 5 दोनों चीज़ तो आ नहीं रहा है, दोनों में से सिर्फ एक ही आ रहा है, एक नहीं आ रहा। तो मैं क्या बोल दिया कि नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव द 0 एट द एंड इन दिस नंबर, डिजिट 0 इन द एंड। समझ में आया क्या? ठीक, समझ में आ गया सर। इसका मतलब सर एक और क्वेश्चन अगर मैं दूँ, एक और क्वेश्चन दूँ मैं तुमको, तो लगा लोगे क्या? बिल्कुल लगा लेंगे सर। 6 की पावर n मैंने बोल दिया, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, लगाओगे? मैंने कहा इसको सबसे पहले मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे ये लिखूँगा 2 × 3 लिखूँगा, फिर क्या लिखूँगा, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन यही है, विल चेक वेदर, चलो तुम्हारी बुक इस लैंग्वेज में लिख देता हूँ, चेक वेदर 6 की पावर n will end with डिजिट 0। ये क्वेश्चन है, चेक करो कि ये डिजिट 0 के साथ एंड होगा कि नहीं। मैंने कहा, मैंने इसको ऐसे लिखा, उसके बाद क्या लिखा, देयर इज नो 5 एज अ फैक्टर, मतलब इट शुड बी in the form of 2 × 5 की पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए, बाकी इसके साथ और कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे 2 × 6 या 6 तो नहीं, 3 × 5 × 7, इतना भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 एक तो कम से कम 2 और एक को कम से कम 5 तो मिलना चाहिए। इसमें तो है ही नहीं सर, देखो इसमें है क्या? नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगा, इट डू नॉट सेटिस्फाई आवर नीड, आवर रिक्वायरमेंट। कंडीशन बोल दो इजी लैंग्वेज में, कंडीशन इट नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, आवर ना लिख के द लिख दो। तुम्हारी कौन सी कंडीशन है भाई? तुम्हारी थोड़ा ना कंडीशन है, द कंडीशन टू हैव डिजिट 0 एट द एंड। समझ में आई क्या बात? मैंने क्या लिखा कि ये इस फॉर्म में है, बट ये होना किस में चाहिए? एटलीस्ट इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं है तो ये कंडीशन को हमारे सेटिस्फाई नहीं करती। डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, डू सेटिस्फाइड मैंने लिख दिया, एक्चुअल में डू नॉट होना लिखना था। मैंने इंग्लिश भी बहुत गलत लिख दिया है बिट सर, लिख दिया है क्या आपने? इंग्लिश बहुत गलत लिख दिया है। इट डू नॉट सेटिस्फाई, ऐसे आप ठीक है, इट डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन टू हैव डिजिट 0 एट द एंड। ठीक है बात? ठीक है क्या? लिख लिए। अब तुम्हारे में तो कुछ LCM SCF लिखा हुआ है, उसको करवा दे क्या? वो सर मुझे आते हैं बस करवा देते हैं, थोड़ा सा ये ना कहो कि सर आपने करवाया ही नहीं। पहला जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो जल्दी करते हैं, बहुत आसान सा है, तुम लोग बहुत बचपन से पढ़े हो। क्या बोला कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये क्वेश्चन है सर। जल्दी करना, बिल्कुल जल्दी करना, क्योंकि तुमको आता है। जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया है 140, अब इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे? बचपन से आता है सर, यही कर देते थे ना, यही कभी भी कर दो, यही अभी भी कर दो। बचपन वाला ही छोड़ो नहीं रूल, छोड़ना नहीं है। ये हो जाएगा क्या? बोलो, ये हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 2 × 5 × 7। बस इसको तो रफ में करना है, सर। एक्चुअल में मुझे सिर्फ यही लिखना है,
एक्चुअली मुझे सिर्फ यही लिखना है। सर सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 156, तो इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा 156 का प्राइम फैक्टर, वही बचपन वाला रूल, यही बचपन वाला रूल। तो कितना हो जाएगा? इतना होगा क्या? जल्दी से बोलो। ये कितना हो जाएगा? इतना। फिर ये कितना होगा? इतना। फिर ये कितना होगा? इतना। यही होगा क्या? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 2 × 2 × 3 × 13। सर एक्चुअल में यही करना, बस यही करना है। ये तो रफ में करना है, ये तो रफ में करना है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो यस और नो। फिर सर थर्ड एक और बता दीजिए। मैं थर्ड अगर एक और बताना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है कुछ ये नंबर तुम्हारे बुक में। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो। इसको क्या करना है? वही बचपन वाला सर, वही बचपन वाला रूल सर। फैक्टराइज, बिल्कुल फैक्टराइज ही करना है। इसको करोगे क्या? अपने से करोगे क्या? जल्दी से करो, जल्दी करके मुझे कमेंट में लिख के दिखाओ कि इसका फैक्टर क्या होगा। ठीक बात। सेकंड क्वेश्चन पे चलें। ये फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलें। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। अच्छा, तुम्हें बचपन में एक और चीज़ सिखाई गई थी, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। बचपन में तुम्हें सिखाया गया था कि अगर दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, नंबर्स आर गिवन, ठीक बात, 2 नंबर्स आर गिवन, और उसमें नंबर 1 मैं बोल देता हूँ, चलो नंबर 2 बोल देता हूँ, नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक। अच्छा, 2 नंबर्स का एलसीएम भी कुछ निकल के आएगा, निकल के आएगा क्या एलसीएम? और कुछ हो सकता है सर इन दोनों नंबर का एचसीएफ भी निकल के आएगा क्या? तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो इन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। सर ऐसा पता है क्या? बिल्कुल पता होना चाहिए तुम्हें। ये क्लास 6-7 से बताया जाता है कि अगर 2 नंबर्स हैं, लेट से चलो 12 और 15, मैंने 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, ठीक है सर आपने दे तो दिया। अब ये 2 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ कुछ होगा, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। एलसीएम कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना होगा? निकालोगे क्या? निकालोगे क्या? तो ये एलसीएम निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6, ये कितना 15 रहेगा, ये फिर से 3, ये कितना 15 रहेगा, फिर ये 3 से अगर काटेंगे तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 बचा, 5 से काटेंगे तो 1 और 1, तो ये तुम्हारा एलसीएम हो गया क्या मल्टीप्लाई करने पे? बोलो जल्दी से। 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? बोलो जल्दी से। 60 आया क्या? तुम भी निकालते रहो साथ में। 60 आ गया सर। एचसीएफ कितना आएगा? मैंने कहा है एचसीएफ अगर निकालना हो तुमको निकाल लो। निकालने क्या? कितना आएगा? 12 का फैक्टर करो, 12 का फैक्टर करो तो 2, 6 जा गया, 2 3 जा गया, फिर से 3 से गया, तो ये फैक्टर हो गया। और 15 का निकालना हो तो मैंने कहा 15 का भी निकालो, ये तो 3 से जाएगा तो 5 जा, 5 1 जा। अब देखो एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन, ये और ये बस कॉमन है ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 3। इसका एचसीएफ 3 आता है ना बचपन से? बोलो यस और नो, आता है ना? तो इसका 3 हो गया, ठीक है सर। इक्वल्स टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ दिस 2 नंबर्स। ये करोगे ये भी 120 आएगा, आएगा क्या? और ये करोगे तो ये कितना आएगा? बोलो 180 आएगा ना? अरे गधो, तुम लोग जो बोल देते हो 120 जल्दी से, 180 आएगा। और ये मल्टीप्लाई करोगे ये भी 180। देख लो 15 2 जा 30, 3 कैरी हुआ, 15 1 जा 15 3 18 हुआ क्या? दोनों तुम्हारा 180 के इक्वल प्रूफ हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा इसी से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन लगाओगे क्या? दूँ मैं? बोलो जल्दी से, दूँ क्या? 26 और 91, 26 और 91 के लिए यही सेटिस्फाई करना है। ये चीज़ 26 और 91 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। करोगे क्या? बोलो जल्दी से। करोगे? करो जल्दी से, करो। बुक देखो, देखो ना जल्दी से, कौन कौन सा नंबर? 26 और 91। करो जल्दी से। 26 और 91 सॉल्व करो, उसका एलसीएम निकालो, उसका एचसीएफ निकालो, और इन्हीं दोनों नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई करके तुम प्रूफ कर दो कि देखो सर मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक बात। फिर बोल रहा है कि 3 डिजिट का एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है क्या? आता ही है तुमको, आता है क्या? बोलो जल्दी से। इसको कर लोगे ना? इसको कर लोगे? इसको करो जल्दी से। उसके बाद कमेंट में लिख के ही बता देना हाँ सर हो गया ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन जो आता है, अच्छा ये सेकंड वाला क्वेश्चन था, नंबर डालो, सेकंड वाला क्वेश्चन था। फिर थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि सर अगर 3 नंबर्स हों, मान लो ये है, मान लो ये है, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना आता है क्या? बस इसका कोई सेटिस्फाई नहीं करना तुमको कंडीशन, बस एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है। आता है क्या? यस और नो बोलो, आता है क्या?
आएगा बोलो, एलसीएम एचसीएफ आता ही है सर, 10 पे पहुंच गया, अब नहीं आएगा तो कब आएगा? 12, 15 और 21 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें, ये एलसीएम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, ये एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से, कितना एलसीएम आने वाला है? जल्दी मेरे साथ सॉल्व करते चलो, मुझसे पहले तुमको आंसर बताना है, मुझसे पहले तुमको आंसर बताना है। इतना आया क्या? इतना आया क्या? कितना आ रहा है सर? मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, कितना आ रहा है? 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 67 जा 420, 67 जा 420, है ना? ये कितना आया? ये क्या आया? एलसीएम 420। इसको हटा दें, हटा दें, हटा दीजिए सर। अब एचसीएफ निकालें क्या? बिल्कुल निकालिए सर, बिल्कुल निकालिए। किसने मना किया आपको? मुझे नहीं मना किया, बट तुम लोगों को भी निकालना है। जल्दी से मेरे से पहले निकाल के दिखाओ। एचसीएफ ये आने वाला है सर, 12 का फैक्टर ये हो गया, 15 का फैक्टर निकालेंगे तो ये हो गया, ठीक है सर, इतना आ गया, इतना आ गया। अब 21 का निकालेंगे तो ये क्या करेंगे? 3 से सर 7 जा गया, बिल्कुल गया। तो इसमें कॉमन क्या है सर? देखो 3 3 3 कॉमन है, तो जो कॉमन है वही मेरा एचसीएफ, एचसीएफ आ गया क्या? बस ये निकालना था। 3 डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है क्या? आता है बोलो, निकाल लोगे क्या? एक और क्वेश्चन दे दें क्या तुमको? अपने से दे दें? दे देते हैं, चलो यहीं पे दे देते हैं कि सर 3 डिजिट हैं, मैं दे रहा हूँ 3 डिजिट हैं, 17 23 17 23 और 29, ये दे दिया। ये सब हटा देते हैं, ये सब तो नोट कर ही लिए होगे, ये सब नोट कर ही लिए होगे। ये इसका सर एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखा दीजिए मुझे, दोनों चीज़ मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखा दीजिए। जल्दी से तुम लोग निकाल के दिखाओ, इसको पॉज करो और दिखाओ मुझे दिखाओ। अच्छा, तुमको फोर्थ क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि दो नंबर्स हैं, पहले तो 2 नंबर्स हैं, नंबर 1 है नंबर 2। नंबर 1 ये दिया हुआ है 306, नंबर 2 ये दिया हुआ है 657, ये 2 नंबर्स दिए हैं। और तुमको साथ ही साथ एचसीएफ दे रखा है, जो कि 9 है, जो कि 9 है। अब तुमसे एलसीएम पूछा, तो सर वैसे भी एलसीएम निकालना 2 नंबर का आता ही है, लेकिन तुमसे बोला कि बस एक काम करो, ऐसे मत निकालना, ऐसे बच्चों की तरह मत निकालना कि ऐसे एलसीएम निकालना, तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोग ये वाला निकालो, ये वाले तरीके से निकालो। सर ये वाले तरीके से कैसे निकलेगा? मैंने कहा बिल्कुल निकाल के दिखाता हूँ ना, ये वाला तरीका तुम्हें भी सिखाया था ना, ये तरीका नहीं सिखाया, बस ये रूल बताया था ना, ये होता है नहीं होता, ये रूल बताया था ना, होता है। बिल्कुल सर, आपने अभी बताया था, हमने कहा यहीं पर रखो, अपने आप आ जाएगा। इधर क्या लिखेगा? एलसीएम निकालना है, ठीक है, इसको एलसीएम ही लिखा रहने दो। एचसीएफ कितना है? 9 है सर। नंबर 1 कितना है? 306 है सर, इंटू नंबर 2 कितना है? 657 है सर। तो यहाँ से एलसीएम अगर हम लोग निकालने का प्रयास करें तो 306 इंटू 657 को इसको 9 से अगर डिवाइड कर दें, उसके बाद सॉल्व करने आंसर आ जाएगा। बहुत आसान हो जाता है सर, बहुत आसान हो जाता है। इसको करें क्या? किस में होगा ये? इसमें होगा, बोलो जल्दी से। 9 2 जा 18, 9 3 जा सर कितना बात कर रहे हैं? 27 इतना तो आना चाहिए। इसको रिड्यूस करो जल्दी से। चलो, अगर नहीं आ रहा है तो 3 से रिड्यूस कर ही सकते हो, 102। फिर 3 से रिड्यूस करोगे तो 1 3 जा 1 4 सॉरी 3 जा 3 4 जा, फिर कितना आ गया? 34 इंटू 657। ये मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से, समझ में आया क्या? समझ में आया? बोलो यस और नो। इतना ही आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा? मैच कराओ जल्दी से, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आंसर जल्दी कमेंट करोगे, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। एक और क्वेश्चन दे दें क्या? जल्दी बोलो, एक और क्वेश्चन दे दें? चलो, एक और क्वेश्चन तुमको मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ ऐसा। ये क्वेश्चन, इसमें का क्या ही क्वेश्चन दूँ मैं तुम्हें? चलो दे देता हूँ। 6 और 20 नंबर्स हैं, लिखो नंबर 6 और 20। या फिर चलो सुनो, नंबर्स तुम्हें कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट देता हूँ ना, डिफ़िकल्ट है 510। चलो लिखो 500, इसको हटा दें, नंबर्स जो हैं, या फिर इसको लगा लेना, छोड़, इसको तुम लोग लगा लेना। 2 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसके बेस पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो मैंने दे दिया, तुम लोग को लगवा दिया। इसके बेस पे सिर्फ एक क्वेश्चन था, मैंने लगवा दिया। आगे बढ़ें क्या? अच्छा आगे बढ़ें।
जैसे ये क्वेश्चन किए, अब मैं तुमको एक और क्वेश्चन देता हूँ। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस करो दैट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड लिखा हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दो नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। एक नंबर ये और एक नंबर ये। इसमें बोला है कि इसको शो करो, एक्सप्रेस करो दैट these numbers are कंपोजिट नंबर। क्या बोला कि इन नंबर्स को कंपोजिट नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। मैंने कहा ठीक है सर, एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ कि उनके फैक्टर हो, सेल्फ नंबर और 1 के अलावा भी उनके कुछ फैक्टर हो, यही शो करना है। मैंने कहा ठीक है सर, कर देते हैं। शो करें क्या? चलो, मैंने कहा 7 इंटू, या इसको हटाते हैं एक बार, 7 इंटू कलर थोड़ा चेंज करते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें इस नंबर में 13 कॉमन है क्या? देखो यहाँ और यहाँ कॉमन है, तो यहाँ कितना बचा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 है क्या। तो 13 ब्रैकेट में क्या है 77 प्लस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो जल्दी से। इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, स्पीक अलाउड, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, और ये लिख सकता हूँ मीन्स कि ये जो है किसका फैक्टर हुआ, इस नंबर का, इस कंप्लीट नंबर का। हुआ क्या बोलो, ये दो फैक्टर हुए ना इस कंप्लीट नंबर के। अच्छा सर, और अगर प्राइम फैक्टर दिखाना है तो 13 इंटू इसका फैक्टर निकाल दो, 2 से करोगे तो कितना जाएगा 39, फिर 3 से करोगे इंटू 13 से करोगे तो ये आने वाला है, ये प्राइम फैक्टर आने वाला है, ये प्राइम फैक्टर आने वाला है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया। दैट मीन्स कि ये जो नंबर था, ये नंबर इज दैट मीन्स दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। एक तो मैंने प्रूफ कर दिया कंपोजिट नंबर, क्यों? क्योंकि उसके पास फैक्टर है। ठीक बात। अब दूसरा वाला प्रूफ कर दें क्या? एक सेकंड, दूसरा वाला प्रूफ कर दें क्या? बोलो यस और नो, प्रूफ कर दें दूसरा वाला, कर दें? चलो इसको नोट डाउन कर लेना, दूसरा वाला भी प्रूफ कर देते हैं। ठीक है सर, कर दीजिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5। मैंने कहा इसमें और इसमें 5 कॉमन है क्या? ध्यान से देखो यहाँ पे ये लिखा है ना 5 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ये 5 ही तो है। 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में यहाँ 1 बचा, यही हुआ। अब सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। इधर करते हैं, 2 1 जा 2, 3 जा 2, 3 जा 6, 4 जा 24, 6 जा 24, 6 जा 24, 6 जा, मैंने कहा कर लो। 6 4 जा 24, 2 कैरी हुआ, 6 2 जा 2, 6 2 जा 12 और 2 144। सर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करना, हाँ 7 से कर दो। तो 7 4 जा 28, 2 कैरी हुआ है ना, 7 4 जा 28 और 2 30 है ना। क्या बचा 3 कैरी हुआ और 7 1 जा 7 3 10 1008। तो ये कितना हो गया 1008 और प्लस में 1 अभी भी बचा हुआ है। ठीक बात, प्लस में 1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1009। ये लिख सकता हूँ क्या? बोलो जल्दी से, लिख सकता हूँ क्या? बोलो जल्दी से, लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इसका प्राइम फैक्टर निकाल कर दिखा दो चाहे तो, अगर ज़रूरत समझ में आया तुम्हें तो निकाल दें क्या? तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू इसका प्राइम फैक्टर निकाल दो। निकालोगे यस और नो बोलो। 1009 का प्राइम फैक्टर निकाल लोगे क्या? किससे डिवाइड होगा ये? जल्दी बताओ, किससे डिवाइड होगा ये? मुझे बताओ किससे डिवाइड होने वाला है? किससे डिवाइड होने वाला है? स्पीक अलाउड। सर ये तो किसी से फैक्टराइज नहीं हो रहा है, सर ये तो किसी से फैक्टराइज नहीं हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, होगा भी नहीं। वो तो मैं टेस्ट करने के लिए तुमको दे दिया था, एक्चुअल में ये इतना ही रहेगा। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और ये तुम्हारा प्राइम फैक्टर हो गया। किसका हो गया? इस कंप्लीट नंबर का प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर है दैट मीन्स दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये कैसे गड़बड़ दिख रहा है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? बोलो यस और नो, यस और नो में बोलो जल्दी से। ये एक्सरसाइज तो मैं सच बताऊँ, फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, बट एक क्वेश्चन बचा हुआ 7 नंबर। बता दूं क्या? बता दूं? इसको नोट डाउन कर लिए थे ना? नोट डाउन कर लिए थे? फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बता दूं क्या? बोलो जल्दी से, बता दें? बता दीजिए सर। लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। मैंने कहा ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये बात सही बात है, ठीक है सर। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, किसके? अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मैंने कहा ठीक है, स्पोर्ट फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। उन्होंने कहा कि सोनिया जो है टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट अ राउंड, टू कंप्लीट, क्या लिखा हुआ है? टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड, टू ड्राइव अराउंड द फील्ड, मतलब 18 मिनट लेती है सोनिया इसके एक राउंड ड्राइव करने के लिए, ठीक है सर। उसके बाद बोलती है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स ओनली, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक, ड्राइव 1 राउंड। यहाँ पे अर्थ तो एक बार उधर लिखा था ना, तो 2 बार लिख दिया हूँ क्या? चलो, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। तो लिखा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम at the same point and the same टाइम। अगर वो सेम टाइम पे और सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो सेम पॉइंट और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, तब बताओ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स will they meet at the स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन सर इतना बड़ा क्वेश्चन है? कुछ नहीं है, बकवास चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ सर? एक बोर्ड पूरा भर गया सर क्वेश्चन से ही। मैंने कहा बकवास चीज़ें बताया ना लिखी हुई हैं, तुम लोग काहे चिंता कर रहे हो? मैंने बुक रखा और तुमको ये बताने चल रहा हूँ कि इसमें क्या क्या बकवास चीज़ें लिखी हुई हैं। बता दूं क्या? बोलो सच बताओ, बता दूं क्या? लिखा ये हुआ है कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ सर्कुलर फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड है। एक्चुअल में ये स्पोर्ट्स फील्ड है, यहाँ पे मान लो पोल वगैरह खड़ा हुआ है, ये स्पोर्ट फील्ड है, इसके चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ है, मैंने कहा ठीक है सर, पाथ है। अब इस पाथ को रवि और सोनिया ट्राई करते हैं एक राउंड मारने का, ड्राइव करने का। तो रवि जो होता है, रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को बेचारी को 18 मिनट लग जाते हैं। तब बताओ, मान लो ये यहाँ से स्टार्ट किए, मान लो इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ से एक राउंड स्टार्ट किए, कंप्लीट किए, दूसरा तीसरा साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे। तब बताइए अगली बार ये यहीं पे मिलेंगे कब? ऐसे चक्कर लगाते रहे, 2 लोग लगा रहे हैं, कब मिलेंगे? मैंने कहा हमेशा एक चीज़ जान लो, कभी भी ये राउंड लगाने का बात आए ना, लगाने की बात आए तो ये जो है इनका एलसीएम निकाल देना। ये 6, ये तुम्हारा 9, ये 2, ये 3, ये तुम्हारा 9, ये 3, ये 1, ये 3, ये 3, 1 और 1। कितना हो गया? 3 से 9 2 18 2 36 मिनट में ही ये दोबारा फिर एक मिलेंगे।
क्यों? क्योंकि 30 मिनट्स में 36 मिनट में ये 3 राउंड कंप्लीट करके यहीं पे खड़ा होगा, यहीं पे यहाँ पहुँचेगा, और ये 2 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेगा। बोलो यस और नो, सही बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ? सोचो ये चीज़ सोचो कि तुम्हारा 36 मिनट में ये 12 मिनट में एक राउंड, 24 मिनट में दूसरा राउंड, ये 24 मिनट में कहीं यहाँ आधे बचे होंगे, लेकिन 36 मिनट पे ये तीसरे राउंड यहाँ पहुँचेंगे, और ये जो हैं ये दूसरे राउंड में यहाँ पे सोनियाँ पहुँची होंगी। तो 36 मिनट विल बी योर आंसर। एक्चुअल में SCF निकालना था, बस SCF निकालना था, जो कि कितना आ रहा है 36 मिनट। ठीक बात, खत्म। इतना आसान सा था? हाँ सर इतना आसान सा था, सही बात है, इतना ही आसान सा था। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, बोलो यस और नो, यस और नो। अब प्रूविंग बची है, प्रूविंग तुम लोग को बता दूं, चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सर इतने आसान सा? बिल्कुल, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, दूसरी एक्सरसाइज में सिर्फ इरेशनल नंबर की प्रूविंग बची है। करें क्या? बोलो करें। तुम लोग को मैं 3 चीज़ें सिखाऊंगा। अब तुम्हारा एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज के टॉपिक पे आते हैं, एक्सरसाइज 2, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज। इस पे जो है, इसमें जो है मैं तुमको एक्चुअल में 3 चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। एक्चुअल में एक ही चीज़ है, वो 3 बार सिखाऊंगा। एक √2 की प्रूविंग, एक √3 की प्रूविंग, एक √5 की प्रूविंग। ठीक है सर, ये सिखा दिया। उसके बाद एक लास्ट में और सिखाऊंगा कि इसी का मिक्स में आ जाए, 2 + 3 √5 ऐसे आ जाए। आई थिंक ये क्वेश्चन भी है तुम्हारे बुक का, ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन भी है, ऐसा कुछ आ जाए, मिक्स में आ जाए, 1/√2, ये भी तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ आ जाए, तब क्या करें? मैंने कहा पहले इसको सीखते हैं फिर इसको सिखाऊंगा। क्लियर बात? पहले इसको सीखेंगे फिर इसको सिखाऊंगा। 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। पहले इस सिंगल में जो है इरेशनल नंबर तुम्हारा रूट में जो प्राइम नंबर वाले हैं, एक्चुअल में जो प्राइम नंबर अंडर द रूट हैं उनको सिखाऊंगा। उसके बाद इन रेशनल नंबर्स के साथ मिलके जो रेशनल नंबर बने हुए हैं इनको इरेशनल प्रूफ करके सिखाऊंगा। इरेशनल ये है, ये तीनों इरेशनल नंबर्स हैं, और यही इरेशनल नंबर्स को पहले ऐसे सिंगुलर फॉर्म में सिखाऊंगा, इनका अकेले, इनका अकेले, इनका अकेले। उसके बाद इनके साथ कुछ रेशनल नंबर मिल के इरेशनल बन जाते हैं, है ना। मतलब ये तो गधे हैं ही, इनके साथ ये अच्छे बच्चे मिलके भी गधे हो जा रहे हैं। अब इन गधों को जो है, जो अच्छे बच्चे थे गधों के साथ मिलके गधे हुए हैं, इनको कैसे अलग करके हुए इसको प्रूफ करना है कि ये रेशनल हैं, मतलब ये भी गधे बन चुके हैं कम्प्लीटली, ये भी कम्प्लीटली गधे बन चुके हैं, ये तो गधे हैं ही। पहले इन अलग अलग गधों को सिखाते हैं, उसके बाद जो गधे और घोड़े जो मिल के गधे बने हैं इनको सिखाएंगे। ठीक बात। तो बढ़ेंगे आगे, बढ़े क्या, √2 को पहले सिखाते हैं। तो क्या करना है, क्वेश्चन कैसे आता है, प्रूव दैट √2 is an irrational number। ये क्वेश्चन तुम्हारे में आना है। मैंने कहा चलिए, आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, लिखना जल्दी से। फर्स्ट स्टेप होगा, आपको अज्यूम करना है अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या सर, रेशनल नंबर? क्या पाप करवा रहे हैं सर, मुझे तो प्रूफ करना है। रेशनल, आप रेशनल बता रहे हैं, मैं पाप करवाऊंगा, और उसी पाप से तुम्हें पुण्य करवा के दिखाऊंगा कि देखो पाप और पुण्य कितना अलग अलग है, और वहीं से बताऊंगा कि ये पापी है, मतलब इरेशनल है, और तुम पुण्य कर रहे थे, तुम बचे हुए हो। चलो बांधते हैं। ये एक रेशनल नंबर मैंने मान लिया। फिर मैं बोलूँगा कि जो रेशनल था तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कुछ लोग A/B लिखते हैं, कुछ लोग P/Q लिखते हैं, डरना नहीं, बात सेम है। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब ये लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि इसका अगर स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग, सेकेंड स्टेप की बात कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू A/B का होल स्क्वायर। यही करना है, तो ये 2 हो जाएगा, देखो ये कट के, और इधर ये क्या होगा, A²/B², यही होगा। क्या बोलो जल्दी से, इतना बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आया? स्क्वायरिंग किया तो ये स्क्वायर हुआ तो 2 बचा, ये स्क्वायर हुआ तो A² और B² अलग अलग। इतनी बात समझ में आई? अब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि 2B² = A², लिख सकता हूँ क्या, देखो ना, तिरछा मल्टीप्लाई कर दिया, लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगा, लिखूँ क्या, इसको हटा के पहले तो लिखता है, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे इसको छोटा सा लिख के, ये लिखते हैं। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट यहाँ नीचे लिखते हैं, और वो स्टेटमेंट होगा जो थर्ड स्टेप होगा। स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, थर्ड स्टेप है। मैंने थर्ड स्टेप मैं लिख रहा हूँ, देख लो, इसी स्टेप पे ही मार्किंग होती है। स्टेटमेंट क्या लिखूँगा, इफ़ 2 डिवाइड्स, एक्चुअल में स्पेलिंग गलत हो गई,
सर गलत कैसे लिख देते हैं आप, क्या करें भैया, इंसान ही तो हैं। इफ़ टू डिवाइड्स ए स्क्वायर देन, या फिर इसको ऐसे ना लिखो, ऐसे ना लिख के, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, रुको तो बताते हैं, रुको। थर्ड स्टेप में लिखते हैं टू डिवाइड्स ए स्क्वायर एज वेल एज ए, और इसका रीजन लिख देना, यहाँ पे रीजन लिख देना थ्योरम 1.3। ये चीज़ लिख लिए। मैंने क्या समझाया कि अगर सर यहाँ पे दो नंबर्स हैं, अगर ये टू, एक सेकंड ये इरेज कैसे हो गया, ये टू ए स्क्वायर को एक्चुअल में इक्वल का मतलब क्या हुआ कि इक्वल है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट है, इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। थ्योरम 1.3 में यही चीज़ लिखा हुआ है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ये बात समझ में आई। आगे बढ़े क्या, इसको नोट डाउन कर लिए। आगे मैं अगर बढ़ूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने अभी तक क्या लिखा था, 2b² इक्वल्स टू a², यही लिखा था। उसके बाद मैंने लिखा था कि 2 डिवाइड्स a² एज वेल एज a, यही चीज़ लिखा। अब आगे बढ़े क्या, बोलो आगे बढ़ें, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा कि अब ए की जगह, ए का काम मेरा हो गया, अब जिसका काम हो गया उसकी जगह 2c मान लो। अब वहाँ पे ए लिखो, तो 2b² इक्वल्स टू a² जगह मैं क्या लिखूंगा, a² अगर 2c है तो a² कितना होगा, तो a² 2c का स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ पे a था, a की जगह मैंने 2c लिखा, स्क्वायर जैसे था वैसे का। अब ये बताओ, इसको मैं 2b² इक्वल्स टू 4c² लिख सकता हूँ क्या, और यहाँ से ये 2 कट जाएगा क्या, बोलो जल्दी से, कटेगा, तो b² इक्वल्स टू 2c² होगा क्या। तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, वही चीज़ जो पिछले पेज पे कंक्लूड किया था कि a जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे भी क्या कंक्लूड करूँगा कि यहाँ पे भी b जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो मैं क्या बोलूँगा, 2 डिवाइड्स b² एज वेल एज b। ठीक बात। अच्छा, मैंने ये सब लिखा क्यों, मैंने लिखा इसलिए क्योंकि यहाँ बताने चल रहा हूँ, लिखा इसलिए कि वे a एंड b हैव a कॉमन फैक्टर दैट इज 2। ठीक बात। और हमने लिखा था कि √2 इक्वल, एकदम इनिशियल में क्या लिखा था, √2 इक्वल टू a/b, और a और b के पास अगर एक कॉमन फैक्टर है, ठीक, अगर कॉमन फैक्टर है दैट मीन्स कि इसके पास भी कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए जो कि सेम होना चाहिए, जैसे इसके पास वैसे इसके पास। हो सकता है क्या, हो सकता है, तुम बताओ। ये √2 का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है क्या अप्रॉक्स में, एक सेकेंड, ये अप्रॉक्स में ये होता है क्या। अब ये नंबर इतना छोटा है 2 से कितना छोटा है, ये छोटा है कि नहीं, बताओ, सच बताना, छोटा है कि नहीं। ये अगर 2 से छोटा है, बेचारा खुद ही अगर 2 से छोटा है, तो इसका फैक्टर 2 कैसे आ सकता है। 1 का फैक्टर 13 हो सकता है क्या, 2 का फैक्टर 12 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 2 12 का फैक्टर हो सकता है, लेकिन 2 का फैक्टर 12 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। 3 का फैक्टर 20 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर का बड़ा फैक्टर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। दैट मीन्स अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, कि A एंड B हैव, जो कि लिखा था वहाँ पे, हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 2, बट इट इज impossible for √2 to have a factor as 2। मतलब √2 के पास 2 नाम का कोई फैक्टर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है। सो our assumption, our result, या लिख लो, our result is contradicting with
आवर अजम्पशन, हमारे अजम्पशन के साथ हमारा जो रिजल्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दैट मीन्स रूट टू इज अ इर्रेशनल नंबर, एन लिख देते हैं, रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। ये नोट डाउन कर लो जल्दी से। रूट टू को मैंने इर्रेशनल नंबर प्रूफ कर दिया। देखो जल्दी से, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा कि रूट टू जो है एक रेशनल नंबर है, उसको मैंने रेशनल नंबर के तौर पे a अपॉन बी के फैक्टर में लिख दिया, कोई दिक्कत। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही ये मैं कंक्लूड किया, ठीक है ना। इसी पे नंबर है। देखो एक नंबर, ये अगर 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ना, एक्चुअल में 3 नंबर का या 2 नंबर में आता है ये, ठीक है ना। मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ बोर्ड एग्जाम में, इसमें आधे नंबर का स्टेप बनता है। ये आधा नंबर यहीं मिल जाएगा, ठीक बात, आधा नंबर यहाँ पे। अब एक नंबर तुमको ये स्टेटमेंट आधा नंबर यहाँ पे है और आधा नंबर इस पे है, बी के लिए, इस पे ये मानते हुए, क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये मानना, ये अज्यूम करना, ये अज्यूम करना है ना, ये अज्यूम करना जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसको अज्यूम किए तुम बी स्क्वायर को ए को 2c की इक्वल लिखे, तो यहाँ पे ए की स्क्वायर जगह 2c स्क्वायर मतलब 4c स्क्वायर हुआ, 2 से 2 कटा, तो तुम्हारा बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर बना। इसको नोट करो, रूट 3 के लिए सिखाते हैं और आसान से समझ में आएगा। रूट 3 के लिए सिखाते हैं, ये तुम्हारा रिजल्ट रूट 3 के लिए सिखाते हैं, रूट 3 के लिए। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये आ रहा है, इर्रेशनल नंबर, ठीक। तो करें क्या, तो मैंने कहा क्या फर्स्ट स्टेप क्या होना था, अज्यूम करना था क्या, अज्यूम दैट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, मैंने उल्टा ही मान लिया, बिल्कुल मान लिया सर। अगर रूट 3 को रेशनल माना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर सेकंड में स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्या, सही से बताना, रीजन यहाँ पे लिख देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इतना होगा क्या, इतना होगा। फिर इसको मैं 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, सच बताना, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। अब यहाँ से जो मेरा कंक्लूजन निकालूंगा वो मेरा इंपॉर्टेंट होगा। मैं क्या लिखूंगा कि a जो है a एंड a स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर एंड a लिख लो, a स्क्वायर एंड a बोथ आर डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या बोलूँगा, बाई 3, ड्यू टू किसकी वजह से, थ्योरम 1.3। अब यही चीज़ देखो a के लिए मैंने लिख दिया, देखो ना कि a के पास 3 नाम का एक फैक्टर है, यही इसका मतलब यही तो निकला ना, 3 जो है a को डिवाइड कर रहा है, मतलब a का फैक्टर है। अब मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा जो मैंने लिखा था 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहीं से आगे बढ़ते हुए मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा कि a का काम हो गया ना, a का काम हो गया, a इक्वल टू 3cm मानूंगा। ध्यान से रखना, वही मानना है जो यहाँ पे हो, वही ताकि कट सके। तो मैं इसकी जगह पे 3b स्क्वायर a की जगह क्या लिखूंगा, 3c का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, तो यहाँ से ये कटेगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसीलिए मैंने यहाँ 3 माना ताकि यहाँ 3 आ जाए, तो मैं दिखा सकूँ कि 3 जो है b को डिवाइड कर रहा है, तब मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखूँगा अपना, तो कंक्लूजन क्या होगा कि b स्क्वायर एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 3, है ना। अब देखो यहाँ मैंने लिखा था, इसमें देखो यहाँ मैंने लिखा था कि a डिविजिबल बाय 3 लिखा था ना। अब यहाँ मैंने क्या लिखा कि b डिविजिबल बाय 3 लिख दिया ना। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 3, है ना। बट रूट 3
डज नॉट हैव अ फैक्टर एज 3 इसके पास 3 नाम का कोई फैक्टर होना इम्पॉसिबल है, तो √3 के पास नहीं होता। सो आवर अजम्पशन जो था कि वो बराबर होंगे, अजम्पशन जो था यही था ना, अजम्पशन यही था, लेकिन यहाँ पे इसके पास तो फैक्टर है, इसके पास नहीं है, तो ये अजम्पशन मेरा गलत हो गया ना। अब अजम्पशन मेरा गलत हो गया तो मैं क्या बोलूँगा कि आवर अजम्पशन एंड रिजल्ट आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, या फिर मैं बोलूँगा आवर अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर रिजल्ट, आवर अजम्पशन एंड रिजल्ट आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। समझ में आया क्या? ईच अदर। सो √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, इर्रेशनल नंबर। समझ में आया क्या? जल्दी से बोलो, स्पीक अलाउड, जल्दी से। समझ में आया? नोट डाउन करो। अब √5 के लिए करें, चलो √5 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं सर, कर देते हैं। करें क्या? बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप क्या करूँगा? अज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर। यही करना है ना, रेशनल नंबर यही करना है। बिल्कुल सर। फिर इसको मैं क्या लिखूँगा? ये है ना। अब फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायरिंग करते ही ये यहाँ पर रीजन लिख देना। यहाँ पे किस लिए लिखे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक बात। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5b² = a²। और यही तो इम्पॉर्टेंट था, यहीं से तो मैं बताऊँगा। 5 डिवाइड्स a² as well as a। क्यों? थ्योरम 1.3। ठीक बात, ये लिख दिए। अब ए का गेम खत्म हो गया ना, बोलो जल्दी से। ए का गेम खत्म हो गया, तो उसी ए को मैं क्या बोल दूंगा? 5c बोलूँगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 5 का गेम चल रहा है ना, तो 5 ही मानना है, ठीक है ना, 5c मानूंगा। तो मेरा जो 5b² = a² था, एक का गेम खत्म हो गया, इसका गेम खत्म, तो इसकी जगह मैं 5c का होल स्क्वायर कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5b² = 25c²। तो 5 से 25 कटेगा क्या? तो एक्चुअल में ये कितना हो गया? 5c² हो गया। बोलना जल्दी से, हो गया क्या? तब मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि 5 डिवाइड्स b² as well as b, है ना। और मैं कंक्लूजन क्या लास्ट में निकालूंगा? लास्ट कंक्लूजन मेरा क्या होगा? a and b हैव अ कॉमन फैक्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉमन फैक्टर दैट इज 5। बट इट इज़ इम्पॉसिबल, यहाँ पे लिख देता हूँ, बट √5 डज नॉट हैव any factor like 5। So our result, वही चीज़, our result and assumption, ये एंड का साइन है, assumption are contradicting each other। समझ में आया ना। फिर मैं लास्ट में क्या लिखूंगा? सो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये मेरा लास्ट कंक्लूजन होगा। समझ में आया क्या? बोलो, तीनों समझ में आया क्या? तीनों समझ में आया? यस और नो? जल्दी बोलो, जल्दी से मुझे सुनाना है, सुनाई देना चाहिए जल्दी से। हो गया? समझ में आया? इसको रिपीट करके फिर से देखो, कि मैंने कैसे सर एक स्टेप करवाया है।
है ना। वैसे तुम्हें एक बार में ही समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, समझदार लड़के हो यार, है ना। ध्यान दिया करो बस, जो इधर उधर तुम्हारा पढ़ते समय ध्यान जाता है, मोबाइल सामने स्क्रीन खुली हुई है, देख रहा है हाँ सर पढ़ा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, ऐसे मगन हो क्या, मगन नहीं होना है तुमको, जो है ध्यान पूरा इसी पे रखना है। और मेरी ये गारंटी, अगर तुम मुझे ध्यान दो मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा। जैसे कहा गया था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसे मैं तुम लोग को कह रहा हूँ तुम मुझे अपना कंसंट्रेशन दो, अपना ध्यान दो, और मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, मैथ सिखाऊंगा, तुम्हें मैं मैथ सिखा के रख दूंगा एकदम से पूरी तरीके से, ठीक है ना। तुम मुझे ध्यान दो, मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा। ये चीज़ शर्त यहाँ पे लागू हो रही है, इसको नोट करो जल्दी से। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। फिर यहाँ पे मैं तुमको सिखा दूँ, अगर मैं सिखा दूँ मिक्स वाला, 2 टाइप का बोला था, याद है ना, याद है ना, याद है, मैंने बोला था कि मैं 2 टाइप के सिखाऊंगा, याद है, 2 टाइप के रेशनल नंबर सिखाऊंगा। कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे नहीं है सर, यहाँ पे भी देयर नहीं है, नहीं है, यहाँ से तो क्वेश्चन सॉल्व करवाना लग गया था। यहाँ मैंने सिखाया था, एक बार सिखाया था, कहाँ गया, इरेज कर दिए थे क्या सर आप, हो सकता है बेटा, हो सकता है इरेज कर दिया हूँ, हो सकता है इरेज कर दिया हूँ, कोई बात नहीं। आते हैं आगे, आते हैं आगे। मैंने कहा ये बताओ, सच सच बताना, सच सच बताना, यहाँ तक अगर समझ में आ गया और मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ये दे दूँ, एक क्वेश्चन ये दे दूँ कि प्रूव दैट 3 + 2√5 is an irrational नंबर। तुम्हारे बोर्ड के लिए सिखा रहा हूँ, समझना इस बात को। 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना। तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको करें क्या, बोलो, पहला स्टेप मेरा क्या होने वाला है इसमें भी। अच्छा, उस टाइप में भी अज्यूम यही करता था कि ये एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे भी ये अज्यूम करूँगा। तो इसमें क्या करूँगा, assuming that 3 + 2√5 is a रेशनल नंबर, ठीक ना, रेशनल नंबर। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 2√5 = a/b लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अब हम लोग इसके बाद पिछले वाले तरीके से क्या करते थे, पिछले तरह क्वेश्चन में क्या करते थे बोलो, हम लोग सीधे स्क्वायरिंग दो साइड करते थे। यहाँ पे भी नहीं करना है, यहाँ पे सबको उधर फेंक दो, सबको उधर फेंक दो। तो क्या होगा, 2√5 = a/b - 3, यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, a - 3b/b आएगा क्या, सच सच बताना, आएगा क्या। अब यहाँ से 2 को भी अगर उधर फेंकें तो क्या होगा, a - 3b/2b हो जाएगा क्या, है ना, होगा क्या, होगा क्या। और इसमें एक चीज़ मानते समय, एज्यूम करते समय, a and b आर इंटीजर्स, ये ज़रूर मान लेना, ये ज़रूर मान लेना, ये ज़रूर मान लेना। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पता, देखो सच सच बताना, a और b अगर इंटीजर हैं तो ये तो इंटीजर है 3 और 2, तो ये एट द एंड इंटीजर आ जाएगा क्या। और सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं क्या, सच सच बताना, रेशनल नंबर होते हैं क्या, होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, हियर a - 3b/2b is a rational number, but ये √5 जो है, इसको थोड़ा सा हटा के फिर से लिख देते हैं। ये √5 जो है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। सो our result is contradicting our assumption, ठीक। सो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, कंक्लूड क्या कर सकता हूँ कि 2 + ये था 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। चूँकि मेरा जो एजम्पशन था वो रेशनल है, बट वो गड़बड़ हो रहा है तो वो इरेशनल होगा।
तो वो इरेशनल होगा। समझ में आएगा? इतना आसान सर? हाँ सर ये तो और आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। इसमें स्क्वायरिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ए और बी को अलग अलग कुछ नहीं, उसका कॉमन फैक्टर वगैरह नहीं निकालना है। उसमें क्या करते थे हम लोग? ए और बी का कॉमन फैक्टर निकालते थे, याद है ना? ए और बी का, ए का तो निकाल आता था, बी के लिए फिर 2c या 3c या 5c मानते थे। जो भी निकालना होता है। जैसे √2 के लिए कर रहे थे तो 2c माने थे, √3 के लिए कर रहे थे तो 3c माने थे, √5 के लिए कर रहे थे तो 5c माने थे। यही किए थे, फिर उसी को कॉमन फैक्टर निकाल लिए थे ए और बी का। यहाँ वो सब कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग भी नहीं करना, कुछ नहीं, बस सिर्फ इसको अकेला छोड़ कर देना है, इसको अकेला कर देना है। इसको अकेला कर देंगे, ये सब मेरा रेशनल प्रूफ हो जाएगा, रेशनल प्रूफ हो जाएगा। ये रेशनल प्रूफ हुआ और ये इसके इक्वल है नहीं, ये मुझे पहले प्रूफ कर दिया था, ये मैंने पहले प्रूफ कर दिया था। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा कि हियर दिस इज अ रेशनल नंबर एंड वाइल दिस इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर। सो मेरा जो रिजल्ट है वो मेरा एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो दैट दिस वन इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से, समझ में आया? और करवा दें क्या? एक और करवा दें सर? बिल्कुल करवा दीजिए सर। मान लो एक और करवा देते हैं, 1/√2 करवाते हैं। इसको प्रूफ करना हो, अब ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? इसको ऐसे ही करते हैं। तो मैंने क्या अज्यूम करना है? पहला अज्यूमिंग दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। यही करना था, बिल्कुल सर यही करना था, यही सब क्वेश्चन में कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे? इसको a/b के बराबर करेंगे। लेकिन मैंने सिखाया था सिंगल वाले थे तो क्या करना था सर? वहाँ पे सिंपल तुमको कुछ नहीं मानना था a/b। यहाँ पे तुमको ये लिख लेना है a एंड b आर इंटीजर्स, ये लिख लेना है, ठीक है ना? ऐसा क्यों लिखना है मैंने बताया अभी कि यहाँ पे जब मैं इसको इन्वर्स करें तो मैं क्या लिख दूंगा? √2 = b/a हो जाएगा क्या? मैंने क्या किया? इन्वर्टिंग बोथ साइड, मैंने दोनों साइड को इन्वर्ट कर दिया। अब नाउ a and b are a rational number, but √2 is an irrational number, है ना? नंबर। So our result is contradicting with assumption। बिल्कुल सर, हमारे assumption के साथ हमारा रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया क्या? इतना आसान सा था। हाँ इतना आसान सा है सर, इतना ही आसान सा है। और ये क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया क्या? बिल्कुल, इसको नोट डाउन कर लो। एक और कराएं क्या? बोलो जल्दी से सर, करा दें? हाँ एक लास्ट करवा देते हैं और तुम लोगों का क्वेश्चन चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। एक लास्ट करवा देते हैं। जैसे वो क्वेश्चन ये है कि 6 + √2 को कर दो, 6 + √2 को कर दो। ठीक है सर, कर देते हैं। मैंने कहा वही चीज़, assuming that 6 + √2 is a rational number। बिल्कुल सर वही करना है। फिर क्या करेंगे? 6 + √2 = a/b where a and b are integers, है ना? इस चीज़ का ध्यान रखना है खास तौर पे ध्यान रखना है। फिर इसको अकेला छोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? ये इतना होगा क्या? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर करना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो। अब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? a - 6b/b इज़ अ रेशनल नंबर while √2
इज एन इरेशनल नंबर, है ना, मैंने अलग अलग प्रूफ करके सिखाया था, इरेशनल नंबर। सो आवर रिजल्ट इज आवर रिजल्ट एंड assumption are contradicting each other, ठीक। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, सो 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया क्या? बोलो यस और नो, समझ में आया क्या? सच बताना। इतना आसान सा सर? हाँ इतना आसान सा है बेटा, इतना आसान सा। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में, सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए। कुछ तो एक्सरसाइज में नहीं थे, उसको भी करवा दिया। सर इतना आसान सा सर, हम लोग इतना डरते थे। कुछ डरने की बात नहीं, बस तुमको ये वाला सीखना है, ये वाला। सर इसमें क्या था, मैं तुमको फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इसमें ये अपन भी मानना है, बिल्कुल सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था, बिल्कुल सर। यहाँ पे तुमको ये गेम करना था, तो यहाँ से 2 को मैंने बोल दिया, ए को 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है। फिर इसी में मैंने बता दिया कि 2c मान लो, ए का गेम खत्म, तो ए की जगह 2c मान लो। तो जैसे ही इसको रखोगे यहाँ पे ये बन के आएगा। तो यहाँ मैं क्या बोल दूंगा कि ए को जो 2 डिवाइड करता था, यहाँ पे देखो 2 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। तब मैंने यहाँ पे निकाल लिया कि एक कॉमन फैक्टर है 2, एक कॉमन फैक्टर 2 है ए और बी के पास, बट √2 के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे लिखा ए के पास कॉमन फैक्टर 2 है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर √2 टू हैव अ कॉमन एज अ फैक्टर एज अ 2। मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर √2 टू हैव अ फैक्टर एज 2, मतलब 2 के तौर पे √2 के पास कोई फैक्टर नहीं हो सकता, बिल्कुल सर नहीं हो सकता। सो आवर रिजल्ट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विथ अवर assumption, दैट मीन्स √2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे ही √3 वाला सॉल्व किया था। देखो यहाँ पे बस एक चीज़ बस अंतर है कि ये जो c मान रहे हो, a = 2c जो माने थे, इसमें 3c माने ना, चूँकि 3 के लिए गेम कर रहे हो। ऐसे ही 5 वाले में ध्यान दो, ये देखो 5 वाले में कहाँ गया, 5 वाला किया नहीं क्या? 5 वाला किया तो था, अच्छा उसको इरेज कर दिया था आई थिंक। चलो उसको नोट किए हो ना, 5 वाला नोट किए हो ना, 5 वाला नोट किए हो तो वेरी गुड, आई थिंक सबसे पहले ही 5 वाला कराया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं यहाँ पे इरेज हो गया तो वहाँ पे बस 2 जो है 2c जैसे मान रहे थे, 2c माना तो वहाँ 5c मान लेना। 5c मानोगे तो ऐसे काटोगे तो b² = 5c² बनेगा। तो वहाँ पे तुम बता दोगे कि जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा, तो a और b के पास 5 नाम का एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, जो कि √5 के पास पॉसिबल ही नहीं है, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। अब जब पॉसिबल नहीं है, इन दोनों के पास पॉसिबल है, एक कॉमन फैक्टर, इसके पास वही सेम फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा नंबर है ना। कोई पूछे तो क्यों तो बता देना, ये बहुत छोटा नंबर है। बहुत छोटे नंबर पास एक बड़ा नंबर फैक्टर के तौर पे नहीं हो सकता। 2 के पास 20 कोई फैक्टर हो सकता है क्या? हो सकता है, बोलो। 2 को 20 एज अ फैक्टर 2 के पास 20 एज अ फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 1 के पास 100 एज अ फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या है एक्चुअल में? यही है। अब ये इसके पास इस नाम का फैक्टर वैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बोल दिया कि सर ये मेरा जो अजम्पशन था वो गलत था, और गलत था। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये जो मैंने रेशनल माना था वो इरेशनल के तौर पे इसको पुट इन करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो एक पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर है, उसको धुआं कर दिया जाएगा। क्या बोलो? यस और नो साथ में मेरे करोगे? ये तो धुआं हो गया क्या? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।